विवेक सभी के साथ हंस बोल कर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर बहुत दिनों बाद एक नई आशा नजर आई थी। उसकी आंखों में एक नया जोश भरा हुआ था। विवेक कर्नल के पास आया। आपने मुझे जो ये मौका दिया है उसके लिए मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम ही होगा। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मुझे फिर से अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिल भी पाएगा। विवेक, तुम्हें जो मौका मिला है तुम उसके लायक हो। इन सभी की तरह तुम भी एक सोल्जर हो और हमारे इस देश को तुम जैसे सोल्जर्स की बहुत जरूरत है। इसलिए जस्ट एंजॉय, क्योंकि अब काम शुरू करने का वक्त आ चुका है। तभी पल्लवी वहां आई। वैसे सर, मैंने आपको कुछ फाइल्स भेजी थी, क्या आप उनको स्टडी कर पाए? पल्लवी, तुम कुछ देर के लिए काम को भूल नहीं सकती हो। हाँ हाँ, मैंने वो फाइल्स देख ली हैं और मैं बाद में तुमसे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी तुम सभी का एक ही काम है कि तुम लोग विवेक को पूरी तरह से यूनिट में कंफर्टेबल फील करवाओ। हेमंत दूर से ही विवेक को देखे जा रहा था। उसके मन में विवेक को लेकर एक अजीब सी झिझक थी जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। कर्नल ने अचानक से टेबल बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ओके गाइस, अब वक्त आ चुका है कि हम विवेक को अपनी दुनिया में लेकर चलें। हर कोई विवेक की ओर देखने लगा। आपकी दुनिया मतलब? अभी भी कुछ बताना बाकी है? बताना नहीं बल्कि दिखाना बाकी है। अगले ही पल कर्नल अपनी पूरी टीम के साथ होटल से निकल गए। हेमंत गाड़ी चला रहा था और वो सब एक ही गाड़ी में बैठकर कहीं जाने लगे। विवेक को कोई कुछ भी ढंग से बता नहीं रहा था। विवेक ने दोबारा अभिमन्यु से पूछने की कोशिश की। कम से कम तुम तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम तो एक एजेंट थे ना। हम कहाँ जा रहे हैं ये तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तब तक इस राइड का मजा उठाओ। विवेक खामोश होकर बैठ गया और बेसब्री से इंतजार करने लगा। लगभग 1.5 घंटे गाड़ी में बैठने के बाद वो एक बड़े से महल के सामने आकर रुके। गाड़ी से उतरकर विवेक अपने चारों ओर देखने लगा। वो जगह बिल्कुल ही सुनसान सी थी और वहां दूर दूर तक उस महल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। अब विवेक ने कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि वो कर्नल पर भरोसा रखकर चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। विवेक ने गौर किया कि महल के बाहर शांति कुटुंब लिखा हुआ था। विवेक महल के ठीक पास जाकर रुक गया। कर्नल ने जैसे ही ये गौर किया वो भी रुक गए। क्या हुआ विवेक, अंदर चलो। क्या हम किसी के घर जा रहे हैं? क्या ये कोई केस है? ये वो जगह है जहां केसेस सॉल्व होते हैं। वेलकम टू द हेडक्वार्टर ऑफ SIT। विवेक का मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे ही उस घर का दरवाजा खुला, विवेक एक बड़े से हॉल में आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही शानदार सा हॉल था जहां अलग अलग 2-3 सोफा सेट रखे हुए थे। वो देखने में बहुत कीमती लग रहे थे, जैसे किसी राजा महाराजा के समय का हो। उस हॉल में रखी हुई सारी चीजें उस महल के शानदार इतिहास की गवाही दे रही थी। विवेक उस हॉल को घूरता ही रह गया। ये मेरा पुश्तैनी घर है। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने की वजह से उनकी मौत के बाद अब ये घर मेरे पास है। लेकिन कर्नल, ये तो बस एक घर जैसा लग रहा है, तो फिर यहाँ आपकी यूनिट का हेडक्वार्टर कैसे हो सकता है? विवेक चौंक गया और उसने गौर किया कि कर्नल ने उसी हॉल के एक पिलर पर अपना हाथ रखा है, जिससे उसके सामने वाली दीवार खुल गई। विवेक ने आगे आकर देखा कि उस दीवार के पीछे एक मेटल डोर था जिसमें कीपैड लगा हुआ था। अभिमन्यु उसके सामने गया और उसके कीपैड पर कुछ दबाकर उसमें लगे कैमरे में अपना चेहरा दिखाया। वो मेटल डोर खुल गया और विवेक ने जैसे ही उसके करीब जाकर झांका, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस दरवाजे के पीछे की दुनिया इस महल जैसे दिखने वाले घर से एकदम ही अलग और उल्टी थी। ये घर जितना ट्रेडिशनल था, उस दरवाजे के पीछे सब कुछ उतना ही मॉडर्न नजर आ रहा था। आओ विवेक, वेलकम टू SIT। दरअसल कर्नल ने अपने ही पुश्तैनी घर के नीचे एक अंडरग्राउंड दुनिया बसाई हुई थी। ये एक इंटेलिजेंस यूनिट का ऑफिस था जहां न टेक्नोलॉजी, न वेपन्स और न ही इंफॉर्मेशन की कोई कमी थी। विवेक जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जा रहा था, वैसे वैसे वो इस यूनिट की काबिलियत को और गहराई से समझ रहा था। अब तक उसने सिर्फ कर्नल की बातें सुनी थी, पर ऐसा कुछ देखने की उम्मीद विवेक ने बिल्कुल भी नहीं की थी। पल्लवी, हेमंत और अभिमन्यु अपने अपने डेस्क की ओर चले गए।
कर्नल ने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड लग रहे हो। कर्नल, आपने तो यहाँ सब कुछ एक आम इंटेलिजेंस यूनिट की तरह बना कर रखा हुआ है। नहीं, ये उनकी तरह नहीं, बल्कि उनसे कई गुना बेहतर है। विवेक, हमारे पास गवर्नमेंट और सिस्टम का सपोर्ट नहीं है, लेकिन हम काम उसी लेवल का करते हैं, इसलिए मैंने रिसोर्सेस में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आखिर पुश्तैनी पैसा है तो उसे देश के काम लगाना ही सही है। विवेक घूम घूम कर वहां सब कुछ देखने लगा। वहीं देहरादून में सनाया हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। पता नहीं विवेक ऐसे अचानक गायब क्यों हो जाता है। ये टीवी भी इतना बोरिंग है ना, कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। सनाया एकदम से चौंक गई और उसने टीवी को म्यूट कर दिया। ये किस चीज की आवाज थी? सनाया फटाफट से खड़ी हुई और भागते हुए खिड़की की तरफ गई। किसी ने उसके बैल्कनी की स्लाइडिंग डोर को पत्थर मारकर तोड़ दिया था। कौन है? कौन है वहां? मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। सनाया चिल्लाकर अपना डर छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज की कपकपी कुछ और ही कह रही थी। मैंने कहा ना, सामने आओ। तभी अचानक से दो आदमी मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके सामने आ गए। उनके हाथ में बड़ी छुरी थी और वो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे। उन्हें देखते ही सनाया की चीख निकल गई और वो अंदर की तरफ भागी, पर उनमें से एक आदमी ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसके दोनों हाथों को पीछे कसकर पकड़ लिया। बिल्कुल शांत हो जा, वरना ये छुरी तेरे आर पार कर दूंगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? तुझे और तेरे उस बॉयफ्रेंड को बहुत चर्बी चढ़ी है ना, वही उतारने आए हैं। सनाया कुछ समझ नहीं पाई। तुम लोगों ने थापा साहब के अगेंस्ट कंप्लेंट कराने की हिम्मत की है, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। देखो, जो हुआ है वो एक गलतफहमी है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं तो थापा जी को जानती हूँ, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? एक गुंडे ने सनाया को एक थप्पड़ मारा और उसके होंठों के कोने से खून निकलने लगा। सनाया गुस्से में आग बबूला हो गई और छटपटाने लगी, पर इस वक्त उसकी मदद के लिए यहां कोई मौजूद नहीं था। थापा जी के खिलाफ जो कंप्लेंट लिखी है उसे तुरंत वापस लो, वरना तुम दोनों की लाश किसी खाई में मिलेगी और वो भी आधी अधूरी। मैं बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि वो कंप्लेंट वापस ले ले, लेकिन फिलहाल मुझे छोड़ दो। छोड़ तो देंगे, लेकिन जरा थापा जी का तोहफा भी तो देते चलें। वो दोनों गुंडे मिलकर हॉल में रखी चीजों को तोड़ने फोड़ने लगे। उन्होंने सनाया का टीवी, उसका डाइनिंग टेबल और किचन का सारा सामान तोड़ दिया। सनाया एक कोने में चुपचाप बैठकर ये सब देखती रही। उधर एसआईटी हेडक्वार्टर में विवेक एक्साइटेड होकर कॉम्बैट एरिया में घूम रहा था। उसने वहां बॉक्सिंग रिंग देखी और साथ ही वहां बना हुआ जिम भी देखा। वो उस तरफ बढ़ ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। विवेक ने सनाया का कॉल काट दिया। वो फिलहाल उससे बात नहीं करना चाहता था। सनाया ने दोबारा कॉल किया। क्या हुआ सनाया, बार बार कॉल क्यों कर रही हो? मैं बिजी। दूसरी ओर से विवेक को सनाया की रोती हुई आवाज सुनाई दी। सनाया से बात करते ही विवेक हेडक्वार्टर से बाहर की ओर निकलने लगा। विवेक, क्या हुआ? ऐसे कहां जा रहे हो? सर, मुझे अभी जाना होगा, मैं आपको कॉल करता हूँ। विवेक एकदम से निकल गया। ये देखो, ऐसा तो इसका बिहेवियर है। पता नहीं कर्नल इसे क्यों टीम में ले रहे हैं। इसके लिए मिशन से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। अरे हेमंत, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। विवेक जयपुर से सीधे देहरादून पहुंचा और तुरंत ही सनाया के पास चला गया। वो जैसे ही घर में घुसने लगा तो घर की हालत देखते ही खुद भी घबरा गया। सनाया, सनाया! सनाया भागकर बेडरूम से बाहर निकली और कसकर विवेक के गले लग गई। सनाया, इट्स ओके, अब मैं आ गया हूँ। विवेक भी कुछ देर उससे लिपटा रहा। सनाया रोने लगी। विवेक, देखो उन लोगों ने हमारे घर की क्या हालत कर दी है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। सनाया, घर छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? नहीं, मैं ठीक हूँ, पर ये मामला बहुत ही डेंजरस है। तुमने उस थापा के खिलाफ कंप्लेंट क्यों की? मैंने तुम्हें इस मामले से दूर रहने के लिए कहा था।
ये उस थापा का काम था? हाँ, वो उसी के गुंडे थे और वो हमें डराने आए थे। तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। मैं जानती हूँ कि वो कितना खतरनाक आदमी है। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। विवेक ने अपना मोबाइल निकाला और वो डायल करने लगा। विवेक, तुम क्या कर रहे हो? किसे कॉल लगा रहे हो? शालिनी को। उसे इसके बारे में बताना जरूरी है। सनाया ने विवेक का मोबाइल छीन लिया। विवेक, तुम फिर से वही गलती करना चाहते हो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, क्या वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उन लोगों ने यहाँ मुझ पर अटैक किया था और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सनाया, मेरा मोबाइल दो। नहीं दूंगी। सनाया, तुम समझ नहीं रही हो। वो लोग हमें डराकर थापा को छुड़वाना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके आदमी ने उसके खिलाफ गवाही दी है और अब थापा जेल में ही सड़ेगा। लेकिन आज उसने जो हरकत की है, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए और वो मैं उसे दिलवा कर रहूंगा। मुझे पुलिस की मदद नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम इस मामले को भूल जाओ। विवेक ने सनाया से मोबाइल ले लिया और वो शालिनी को कॉल मिलाने लगा। विवेक, इतनी रात को क्यों कॉल किया है? सब ठीक तो है ना? ठीक ही तो नहीं है। आज थापा के गुंडों ने सनाया पर अटैक किया है। उसने शालिनी को पूरी घटना के बारे में बताया। विवेक, अब थापा इतना बड़ा आदमी है कि ये सब तो होना ही था, लेकिन फिलहाल तो वो खुद हिरासत में है और इसलिए हम उसे इस अटैक के लिए चार्ज नहीं कर पाएंगे। उसके लॉयर्स वैसे भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो जल्द ही थापा को छुड़ा लेंगे। लेकिन हम उसे ऐसे बचने नहीं दे सकते हैं। तुम जानती नहीं कि सनाया कितना घबरा गई है और उन्होंने हमारे घर को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखो विवेक, मैं लॉ के खिलाफ तो नहीं जा सकती हूँ। मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर अब हम हर किसी को तो रोक नहीं सकते ना। पर हाँ, फिलहाल मैं तुम्हें और सनाया को प्रोटेक्शन जरूर दिलवा सकती हूँ। बस इस लॉ के खिलाफ और लॉ के साथ की लड़ाई में हम पिस रहे हैं। मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम यहाँ घर पर फोर्स लगवा सकती हो तो वो अच्छा होगा। मैं ऐसी हालत में सनाया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अकेला क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बस यहाँ फोर्स का इंतजाम कर दो। विवेक ने अगले दिन सुबह कर्नल को कॉल किया। हेलो विवेक, क्या हुआ? वहां सब ठीक तो है? कल तुम ऐसे अचानक निकल गए, कुछ बताया भी नहीं। सॉरी सर, वो बात ही ऐसी थी। यहाँ सनाया को मेरी जरूरत थी। उसके बाद विवेक ने कर्नल को पूरी घटना बता दी। सर, मैं इस थापा को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम के साथ चलते हुए तो ये काम मुश्किल लग रहा है। आज उसने मेरे घर में घुसने की हिम्मत की है, कल वो कुछ और हरकत करेगा। विवेक, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूं, पर ये पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं। इनके कॉन्टैक्ट इतने डीप है कि आम आदमी चाहकर भी इन तक पहुंच नहीं सकता है। सर, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझ पर हाथ उठाना भी शायद मैं सह लेता, पर उसने जिस तरह से सनाया को डराया है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी, तुम अकेले उसके पीछे नहीं पड़े हो, बल्कि मैं भी उस पर बहुत टाइम से नजर रख रहा हूँ। सर, आप? लेकिन आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो किड प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता है। विवेक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। विवेक कर्नल के बुलाने पर दोबारा से जयपुर पहुंचा। वो वहां हेडक्वार्टर में अपने बाकी साथियों के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। इतने समय से आउट ऑफ फील्ड होने की वजह से विवेक को अपनी काबिलियत पर थोड़ा शक होने लगा था, इसलिए उसने यूनिट में आकर कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। विवेक बॉक्सिंग रिंग में अभिमन्यु के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। विवेक, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि तुम्हारे मूव्स शार्प हैं, लेकिन स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी है। पंचेस ठीक से बैठ नहीं रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ फॉर्म हूं। आज कितने दिनों के बाद रिंग में उतरा हूं। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग के साथ साथ फॉर्म भी वापस आ जाएगा। तभी हेमंत वहां आया और वो भी प्रैक्टिस गियर में था। अरे अभी चला जा, प्रैक्टिस करते हैं। हेमंत, मैं प्रैक्टिस ही तो कर रहा हूँ। ये राउंड पूरा हो जाए फिर तू आ जाना। अरे टाइम पास क्यों कर रहा है? तुझे सीरियस प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी हेमंत के ताने से विवेक का ध्यान हटा और अभिमन्यु का एक पंच सीधे उसके गाल पर आकर पड़ा। अरे विवेक, क्या कर रहा है? अपना गार्ड क्यों नीचे किया? विवेक ने ठीक होने का इशारा किया। उसने गार्ड नीचे किया क्योंकि उसे ये नहीं आता है, तो उसके साथ टाइम वेस्ट मत कर और आजा, रियल प्रैक्टिस करते हैं। हेमंत, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब वो भी हमारा टीममेट है और उसे भी प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ तो वो जाए और बाहर से किसी को भी पकड़कर उसके साथ ट्रेनिंग कर ले। यहाँ हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? हमारा लेवल काफी ऊपर है।
हेमंत, अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो तो बेहतर होगा कि डायरेक्टली मुझसे बात करो। हेमंत ने घूर कर विवेक को देखा। मैं तुमसे नहीं, अपने टीममेट से बात कर रहा था। और अब अगर तुम्हारा खेल खत्म हो गया हो तो बाहर आ जाओ, क्योंकि ये मेरे ट्रेनिंग का टाइम है। तुम्हारा टीममेट मैं भी हूं, और मैं यहाँ कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। किसने कहा कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है? तुम मेरे लिए मायने ही नहीं रखते हो। पल्लवी ने हेमंत का हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा किया, पर हेमंत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तुम्हें प्रॉब्लम है और ये मैंने खुद देखा है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे तुम्हें परेशानी हो। लेकिन तुमने मेरे देश का तो नुकसान किया है, और वो भी मेरी परेशानी है। अब विवेक से भी रहा नहीं गया और वो हेमंत को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा। हेमंत ने जैसे ही ये गौर किया, वो कूदकर रिंग में उतरा और पूरी तैयारी के साथ विवेक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा भरा हुआ था और वो गुस्सा उतारने के लिए एकदम तैयार थे। इससे पहले कि विवेक हेमंत का मूव समझ भी पाता, हेमंत ने घुमाकर किक मारी और विवेक सीधा जमीन पर आ गिरा। विवेक को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंप करके वापस झट से खड़ा हुआ। विवेक फिर अपने हाथ आगे करके पंच मारने के लिए तैयार था, पर तभी हेमंत ने दोबारा उसे एक बैक किक मारी। अभिमन्यु, ये हेमंत क्या कर रहा है? तुम उसे जाकर रोको। अगर सर ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। यार, इस हेमंत को तो तुम जानती ही हो, एक नंबर का खड़ूस है। अगर उसके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है तो फिर वो किसी की भी सुनता नहीं है। हाँ, लेकिन ये सही नहीं है। तुम कुछ तो करो। यार हेमंत, अब बस कर, हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हेमंत ने अभिमन्यु की बात को अनसुना कर दिया और वो विवेक से लड़े जा रहा था। हेमंत इस प्रैक्टिस सेशन को भी एक असली मैच की तरह लड़ रहा था और विवेक के लिए उसकी नफरत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी किसी ने विसिल बजाई। क्यों, यहाँ मेरे बिना कैसा मैच चल रहा है? पल्लवी और अभिमन्यु ने अपने एक और साथी सोहेल की ओर देखा। वो मस्ती में झूमते हुए उनकी ओर आ रहा था। क्या हो गया? तुम दोनों इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? और ये रिंग में नया बंदा कौन है? ये एक नया रिक्रूट है और हेमंत उसके साथ अपनी भड़ास उतार रहा है। अब तू ही उसे रोक सकता है। तभी उन तीनों ने गौर किया कि विवेक ने हेमंत को एक जबरदस्त पंच मारा और हेमंत की नाक से खून निकलने लगा। क्या हेमंत भाई, नाक तुड़वा बैठे, और वो भी एक नए लड़के के साथ? आपको ये सूट नहीं करता। हेमंत खुन्नस भरे अंदाज से विवेक की ओर बढ़ा, पर तभी सोहेल रिंग में कूदकर उन दोनों के बीच आ गया। उसने विवेक की तरफ देखा। हाय, आई एम सोहेल। और तुम? आई एम विवेक। हेमंत भाई, अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी हो गई हो तो बाहर चलें? हेमंत बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था और वो विवेक को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। विवेक भी बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो अचानक वहां से निकल गया। हेमंत रिंग से बाहर निकला और पानी पीने लगा। सोहेल उसकी तरफ आने लगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, यहाँ के तो हालात ही बदल गए हैं। सोहेल, तुझे हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम तो उसका मुंह ही तोड़ने वाले थे। हाँ तो तोड़ देता। लेकिन आपका और उसका माजरा क्या है? पल्लवी तो बोल रही है कि वो नया रिक्रूट है। हाँ, और इसी बात पर हेमंत को तो सर से भी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे सर से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस आदमी के यहाँ होने से प्रॉब्लम है। ये यहाँ होना डिजर्व नहीं करता है। सोहेल सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। लेकिन हेमंत भाई, अगर कर्नल ने इसे अपॉइंट किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आप उसमें क्यों घुस रहे हो? यह आदमी देशद्रोही है। तुम जानते नहीं हो सोहेल कि इसने देश के साथ क्या किया है। तभी अभिमन्यु बीच में बोल पड़ा। हेमंत, उसने जो भी किया है वो तो कर्नल को भी पता ही होगा, और तुम जानते हो कि कर्नल ऐसी बातों को लेकर कैसे सोचते हैं। इसलिए अगर हम उस पर उंगली उठा रहे हैं तो हम अपने सर पर भी उंगली उठा रहे हैं, और ये सही नहीं है। तुम लोग सिर्फ मुझे ही क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे कुछ क्यों नहीं कहते हो? वो भी तो मुझसे लड़ ही रहा था। पर उसकी शुरुआत भी तो तुमने ही की थी। वो चारों आपस में बात कर रहे थे, पर इस बीच उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कर्नल दूर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। हेमंत फ्रेश होकर अंदर आया
कर्नल ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने अपने बेस्ट 5 एजेंट्स को बुलाया था। साथ ही वहां कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। हेमंत चुपचाप अभिमन्यु के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। विवेक भी फ्रेश होकर अंदर आया और वो ठीक हेमंत के सामने वाले चेयर पर जाकर बैठा। हेमंत कर्नल की ओर देख रहा था। मैं एक नया असाइनमेंट लाया हूं और मैं चाहता हूं कि इसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। ये देहरादून में बेस्ड पॉलिटिशियन मनोज थापा है और यही हमारा अगला टारगेट है। इसके बारे में मैंने टीम से पूरा डॉकेट तैयार करवाया है और उसकी डिटेल्स तुम लोगों के सामने रखी हुई है। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि इस रूम से बाहर निकलते ही यह मिशन स्टार्ट हो जाएगा। विवेक मनोज थापा की फोटो देखकर थोड़ा शॉक्ड था, पर फिर उसे कर्नल की कही बात याद आ गई। सभी एजेंट्स गौर से उसके डिटेल्स पढ़ रहे थे। सर, ये रिसेंटली अरेस्ट क्यों हुआ था? इसने विवेक पर हमला करवाया था और विवेक ने ही उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी। यस सर, याद आया, मैंने ही तो पुलिस को वो टिप दी थी। विवेक का नाम सुनकर हेमंत का चेहरा उतर गया। सर, क्या इस केस में ऐसी कोई बात है जो हमें जाननी चाहिए, जो शायद सिर्फ पल्लवी को ही पता है? हेमंत, तुम जो कुछ भी पूछना चाहते हो साफ साफ पूछो। सर, हम तो देश के लिए केसेस लड़ते हैं, लेकिन ये मामला तो कुछ पर्सनल लग रहा है। तो क्या अब हम पर्सनल केसेस भी लड़ रहे हैं? ये किसी का पर्सनल केस नहीं है और ना ही किसी ने मुझे असाइनमेंट लेने के लिए मजबूर किया है। ये आदमी किड्स का प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता है और इसलिए हमारा टारगेट लिस्ट में पहले से ही मौजूद था। हेमंत खामोश हो गया और वो चुपचाप डॉकेट में देखने लगा। कर्नल सबको देखते हुए अपनी बात पूरी करने लगा। ये यूनिट जब मैंने शुरू किया था तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंडिया की भलाई के लिए लड़ना। जब मैंने तुम लोगों को भी रिक्रूट किया था तब भी मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे लिए भी देश ही सबसे ऊपर होगा और तुम उसके लिए साथ में लड़ोगे। याद रखो कि हम एक टीम है और हमेशा एक ही रहेंगे। यही हमारी ताकत है और मैं इस ताकत को यूं ही बनाए रखना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे कोई भी शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। यस सर। गुड। अब किसी को केस से रिलेटेड कुछ पूछना है? सर, तो प्लान क्या है? फिलहाल तो हमारे कुछ एजेंट्स देहरादून जाएंगे और इस मिनिस्टर की हर हरकत पर नजर रखेंगे। इसकी पहुंच काफी ऊपर तक है, इसलिए हम कोई भी गलती नहीं कर सकते हैं। पल्लवी और सोहेल तुरंत ही विवेक के साथ देहरादून के लिए निकलेंगे। आगे का प्लान हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। उन सब ने कर्नल की हाँ में हाँ मिलाया और मीटिंग डिसमिस हो गई। हेमंत और विवेक, तुम दोनों यहीं रुको। हेमंत और विवेक ने एक दूसरे को देखा। मैंने कुछ नोटिस किया है और मैं उसी बारे में साफ साफ बात करना चाहता हूं। हेमंत, तुम्हें विवेक से क्या प्रॉब्लम है? सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू श्योर कि तुम्हें विवेक के टीम ज्वाइन करने से कोई परेशानी नहीं है? सर, जो मेरा व्यू है वो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। हमें हर वक्त एक दूसरे से हर मामले में एग्री करने की जरूरत तो नहीं है। तुमने ठीक कहा कि हम अलग लोग हैं और हमारे अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं, पर अगर किसी का पर्सनल ओपिनियन मेरे असाइनमेंट के बीच आएगा तो वो मुझे मंजूर नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हें विवेक पसंद नहीं है और शायद विवेक को भी तुमसे ऐसी ही कोई परेशानी है, पर तुम दोनों ही एसआईटी के एजेंट्स हो और इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। उसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। विवेक, पल्लवी और सोहेल अगली फ्लाइट लेकर देहरादून के लिए निकल गए। वो एयरपोर्ट में साथ तो थे, पर फिर भी उन्होंने आपस में दूरी बनाई हुई थी। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचते ही विवेक ने घर जाने के लिए कैब लिया। उसने पीछे पलटकर पल्लवी और सोहेल को अलग अलग कैब में बैठते हुए देखा और वो वहां से निकल गया। सनाया ने जैसे ही दरवाजा खोला वो विवेक को देखकर खुश हो गई। अपनी ट्रेनिंग की वजह से विवेक आजकल ज्यादातर वक्त बाहर ही बिताता था और इसलिए सनाया को विवेक की कमी काफी खल रही थी। फाइनली तुम आ गए। विवेक ने मुस्कुराकर सनाया को टाइट हग किया। तुम कैसी हो? जैसे तुम छोड़कर गए थे उससे और भी बदतर। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम जो अब मेरे पास नहीं रहते हो। विवेक अंदर हॉल में आकर बैठा और सनाया भी उससे चिपक कर बैठ गई। उस हादसे के बाद से हम दोनों साथ में ढंग से बैठे ही नहीं। मैंने तुमसे जो भी कहा था
कहीं उसकी वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ और इसलिए जानता हूँ कि तुमने जो भी कहा था वो मेरी भलाई के लिए ही कहा था। तो तुमने कंप्लेंट वापस ली या नहीं? सनाया, जिसने तुम्हें डराने के लिए गुंडे भेजे थे वो आदमी अब जेल के बाहर आ चुका है। उसके लॉर्ड्स ने उसे छुड़वा लिया है। तो अब मेरे कंप्लेंट वापस लेने या ना लेने से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरी शालिनी से बात हुई थी। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या कुछ खाना मिलेगा? तुमने मुझे आने से पहले कॉल भी नहीं किया, वरना मैं डिनर बनवा देती। अब तो कुछ भी नहीं बचा है। विवेक उठकर खड़ा हुआ। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कुछ खाकर सो जाऊंगा। सनाया ने जाते हुए विवेक का हाथ पकड़ा। मेरे होते हुए तुम्हें ऐसे ही कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अभी ऑमलेट बना देती हूँ। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तुमने अभी मुझे जाना ही कहा है। तुम फ्रेश होकर आओ और मैं फटाफट ऑमलेट बनाकर लाई। विवेक कमरे में गया और वो फटाफट फ्रेश हो गया। उसने अपना दूसरा फोन निकाला जो उसे कर्नल ने दिया था। ये मोबाइल यूनिट के हर एजेंट के पास था ताकि वो सिक्योर तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। Have you reached the location? विवेक रिप्लाई का वेट करने लगा। विवेक जल्दी आओ, ऑमलेट इज रेडी। हाँ, बस अभी आया। विवेक ने वो मोबाइल अपने बैग में डाला और कमरे से बाहर आ गया। मैं कब से वेट कर रही हूँ। ऑमलेट भी ठंडा हो गया है। तुमने इतने प्यार से बनाया है तो ठंडा भी खा लेंगे। विवेक, मेरे मन में एक बात थी। तुम अपनी जॉब को लेकर क्या सोच रहे हो? क्या तुम एजेंसी वापस जाने वाले हो? नहीं, एजेंसी वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब वो चैप्टर बंद हो चुका है। ओके, तो फिर तुम आगे क्या करने वाले हो? ये तुम्हें अचानक इतने सवाल क्यों सूझ रहे हैं? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए कंसर्न्ड हूँ। तुम ऐसे ही इधर उधर घूमते नहीं रह सकते हो। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तुम मेरे साथ मेरे स्टार्टअप में ज्वाइन कर लो। आई थिंक वो तुम्हारे लिए सही रहेगा। विवेक को अचानक से खांसी आ गई तो सनाया ने उसे तुरंत पानी का गिलास दिया। सनाया, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे जॉब ऑफर करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ। मुझे हर बात में तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं जॉब ऑफर करके तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम भी दोबारा से काम शुरू करो। मुझे जॉब मिल गई। क्या? कौन सी जॉब? मैं एक जयपुर बेस्ड कंपनी के साथ जुड़ा हूँ जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम करते हैं। मैं उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करूंगा। ओह वाओ, ये कब हुआ? और तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ, ये सब कुछ बहुत ही जल्दी हुआ और मुझे बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। इस कंपनी का नाम क्या है? BGM टेक्सटाइल्स। मैंने इसके बारे में सुना नहीं है। हो सकता है कि ना सुना हो। ये नई कंपनी है पर ये काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस विवेक। मैं तुम्हारे लिए काफी खुश हूँ। मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे साथ काम करो, पर अगर इस जॉब में तुम खुश हो तो यही सही। हाँ सनाया, मैं खुश हूँ क्योंकि काफी टाइम के बाद मुझे दोबारा से एक नया रास्ता नजर आ रहा है और मैं इस पर आगे बढ़ने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। सनाया कुछ सोचने लगी और अचानक से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। विवेक, तुमने कहा कि ये कंपनी जयपुर बेस्ड है, तो कहीं तुम वहाँ शिफ्ट तो नहीं होने वाले हो? नहीं, मैं यहीं रहूंगा, पर हाँ, मेरी ट्रैवलिंग अब बढ़ जाएगी। मुझे अक्सर जयपुर काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा और साथ ही शायद मुझे इंडिया के अलग अलग जगहों पर भी ट्रैवल करना पड़े। सनाया ने विवेक का हाथ कसकर पकड़ा। जब तक तुम यहाँ मेरे साथ हो, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तुम कहीं भी ट्रैवल करो, पर लौटकर मेरे पास ही आना। विवेक ने भी सनाया को सीने से लगा लिया और वो अपनी फ्लाइट जर्नी को याद करने लगा। कर्नल ने विवेक को पढ़ने के लिए एक डॉकेट दिया था जिसमें इस नई कंपनी के डिटेल्स थे। अब विवेक पूरी दुनिया के लिए इसी BGM टेक्सटाइल्स में काम करता था जो कि कर्नल की ही एक कंपनी थी, इसलिए उसकी सभी डिटेल्स एकदम पुख्ता थी। उस कंपनी की वेबसाइट से लेकर उसका इंस्टा पेज भी बना हुआ था जिससे कि किसी को भी इस कंपनी पर कोई शक ना हो। विवेक फिलहाल सनाया को भी SIT के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था। उसने जैसे ही अपना मोबाइल चेक किया, उसने वो मैसेज पढ़ा। RPM क्लब 9 AM।
सुबह विवेक ने सनाया के जाने का वेट किया और उसके बाद वो घर से निकला। विवेक सीधे आरपीएम क्लब पहुंचा। इस क्लब में शहर के काफी बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना था और इसलिए यह क्लब हाई सिक्योरिटी वाली जगह थी। यहां जगह जगह पर इन हाई प्रोफाइल लोगों के बॉडीगार्ड्स तैनात थे और साथ ही क्लब वालों की अपनी भी सिक्योरिटी काफी तगड़ी थी। विवेक भी क्लब के हिसाब से ही तैयार होकर वहां पहुंचा था। विवेक को सूट में देखते ही वहां खड़े गार्ड्स ने उसे सलाम ठोका। विवेक सीधे ब्रेकफास्ट एरिया में पहुंचा जहां उसे काफी लोग नजर आए। वो चारों ओर गौर से देख रहा था और तभी उसकी नजर रुकी। उसी क्लब के बाहर वाले एरिया में मनोज थापा कुछ लोगों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। इस पे यहीं से नजर रखता हूँ, ज्यादा करीब गया तो फंस सकता हूँ। विवेक ने गौर किया कि मनोज थापा के साथ कुछ लॉयर्स बैठे हुए थे और कुछ पॉलिटिशियन जैसे दिखने वाले लोग भी वहां मौजूद थे। विवेक ने बहुत ही सावधानी से थापा और उसके साथ बैठे लोगों की तस्वीर ली। फिर वो इधर उधर देखकर बाहर की ओर पहुंचा। विवेक ने अपना फोन चेक किया जिसमें पल्लवी का मैसेज था। बाहर कहाँ जा रहे हो? इट्स डेंजरस। विवेक ने नजर घुमाकर पल्लवी को कुछ दूरी पर बैठे हुए देखा। वो विवेक को आंखों से भी इशारा कर रही थी। विवेक फिर भी बाहर की ओर गया और वो थापा से थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए विवेक उनके टेबल की बातों को सुन पा रहा था। थापा साहब, आपको एक बार कोर्ट जाना पड़ेगा। ओए, अगर मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े तो मैं तुम लोगों को किस बात के पैसे देता हूं? अगले हफ्ते पार्टी की बड़ी मीटिंग है और उससे पहले मैं ये झमेला खत्म करना चाहता हूं। थापा साहब, आप समझ नहीं रहे। अगर आपने एक बार भी पेशी नहीं दी तो जज बेल रद्द कर सकता है। सर आप। ओए सिन्हा, तू क्यों मेरा टाइम खराब कर रहा है? दिखता नहीं कि मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूं। अब जा और जाकर अपना काम कर, वरना मुझे अपना काम करना पड़ेगा और वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। विवेक को अब बात ढंग से सुनाई नहीं दे रही थी और इसलिए वो उठकर थापा के और करीब जाने लगा। विवेक ने अचानक से अपने सामने शालिनी को खड़ा हुआ देखा और वो थापा की ओर झांक रही थी। शालिनी को अचानक से सामने देखकर विवेक की बोलती बंद हो गई। शालिनी ने गौर किया कि थापा के टेबल के एक दो लोगों ने उसे पहचान लिया था और उसकी ओर देख रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने झुककर थापा के कान में कुछ कहा और तभी थापा भी पीछे पलटा। चुपचाप मेरे साथ चलो। विवेक उन लोगों की तरफ पीठ करके खड़ा था और इसलिए किसी ने भी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, पर वो शालिनी की बात मानकर चुपचाप उसके पीछे पीछे क्लब से बाहर आ गया। शालिनी विवेक को एक कोने में लेकर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ नाश्ता करने आया था। देखो विवेक, तुम मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो। एक ही क्लब में तुम और मनोज थापा साथ में मौजूद हो, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इसलिए मुझे सच बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनोज थापा और मेरा साथ में होना वाकई एक कोइंसिडेंस है। मुझे नहीं पता था कि वो भी यहाँ आता है। मैंने तो इस क्लब की काफी तारीफ सुनी थी कि यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे काफी अच्छा होता है, तो बस वही ट्राई करने आ गया। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? जो तुम कुछ भी बोलते रहोगे और मैं उस पर यकीन कर लूंगी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी कमिश्नर के साथ मीटिंग थी। लेकिन विवेक, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। भला तुमसे कोई कैसे कुछ छुपा सकता है? मेरा यकीन करो कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा यकीन तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, पर एक बात मैं जरूर कहूंगी कि इस थापा का पीछा छोड़ दो। ये आदमी बहुत ही खतरनाक है और वो भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। अगर अभी वो तुम्हें देख भी लेता तो पता नहीं तुम्हारे ऊपर कौन से चार्जेस लगवा देता। लेकिन उसने देखा तो नहीं ना? क्योंकि मैं सही टाइम पर पहुंच गई थी, वरना तुमने तो आज जेल जाने का दूसरा इंतजाम कर ही लिया था। विवेक, ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। उसका आदमी अभी भी हमारे कब्जे में है और वो कोर्ट में थापा के खिलाफ जरूर गवाही देगा। क्या तुम्हें इसका यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, वो गवाही जरूर देगा। ठीक है, तो तुम अपने यकीन पर बने रहो और मैं अपने यकीन पर बना रहूंगा।
ये लोग हमेशा ही बचते आए हैं क्योंकि हमारा लॉ इनके खिलाफ कदम उठाने से डरता है। ये पावरफुल लोग हैं, ये जुर्म भी करेंगे और डंके की चोट पर बच भी जाएंगे। विवेक, तुम थापा के खिलाफ कुछ करने वाले हो क्या? विवेक खामोश रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। शालिनी ये देखकर थोड़ा घबरा गई। आखिर वो विवेक की दोस्त थी और उसे विवेक की फिक्र थी। विवेक, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं उस थापा को बचने नहीं दूंगी। पर प्लीज तुम खुद से कोई कदम मत उठाना। ऐसा तो तुमने उसे जेल में डालते हुए भी सोचा होगा, लेकिन देखो वो यहाँ बैठकर ब्रेकफास्ट के मजे ले रहा है। विवेक प्लीज। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इससे पहले कि शालिनी कुछ और कह पाती, विवेक वहां से निकल गया। वहीं पल्लवी अब प्लान के मुताबिक थापा के घर के बाहर नजर रख रही थी। वो कचरा उठाने के लिए वहां भटकने लगी और थापा के घर आने जाने वाले हर इंसान पर नजर रख रही थी। पल्लवी कचरे के ढेर से कचरा बैग में डाल रही थी और साथ ही वो थापा के घर की ओर भी देख रही थी। इस काम के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। काश मुझे कोई और काम दे देते, पर मुझे तो कूड़े वाली बना दिया है। एक ऑल्टो गाड़ी थापा के बंगलों के बाहर आकर रुकी। पल्लवी ने गौर किया कि उसमें से एक औरत उतरी और वह सीधा बंगलों के अंदर चली गई। काफी देर हो जाने पर पल्लवी ने टाइम देखा। ये औरत कौन थी? कोई बड़ी हस्ती तो नहीं लग रही है। और ये इतनी देर तक अंदर क्या कर रही है? वो औरत लगभग 1 घंटे बाद बंगलों से बाहर निकली और ऑल्टो में बैठकर निकल गई। आधे दिन तक थापा के बंगलों के चारों ओर घूमने के बाद पल्लवी एक गली में घुसी। वहां एक दूसरा आदमी भंगार लेकर बैठा हुआ था। वो भी फटे पुराने कपड़ों में था और उसके सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। सोहेल, तुमने मुझे तो घूमते रहने का काम दे दिया और खुद यहाँ मजे से छांव में बैठे हो। अरे काम तो काम होता है, फिर चाहे जैसा भी हो। अच्छा, तो अब तुम्हें कूड़े वाला बनाकर भेजती हूँ, तब समझ आएगा। अरे अभी तो तुमने इतना कचरा उठाया है, और अगर फिर मैं भी कचरा उठाने पहुंच गया तो उन्हें शक हो जाएगा। कल के लिए भी थोड़ा रहने दो। चुप रहो और फालतू की बातें बंद करो। तुमने यहाँ कुछ देखा क्या? मैं यहाँ गली में बैठकर क्या देखूंगा? तुम उसके घर के बाहर थी, ये तो तुम्हें बताना चाहिए कि तुमने क्या क्या देखा। ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हाँ, एक अलग सी बात थी। आज उसके घर एक औरत आई थी जो ज्यादा हाई फाई तो नहीं लग रही थी, पर उसने आज वहाँ लगभग 1 घंटा बिताया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस औरत के बारे में कोई तो बात है जो मुझे खटक रही है। अगर ऐसी बात है तो हम कल भी नजर रखते हैं, और अगर दोबारा से उस औरत को देखा तो फिर उसका पीछा करते हैं। अगले दिन भी वो दोनों दोबारा से अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। आज पल्लवी घर के ठीक सामने तो नहीं थी, पर वो थोड़ी दूरी से नजर रख रही थी। पल्लवी ने गौर किया कि वही ऑल्टो दोबारा से वहीं आई और वही औरत बाहर निकली। पल्लवी ने अपने कान में लगे माइक्रोफोन में बात की। सोहेल, हेलो सोहेल। हाँ पल्लवी, मैं सुन पा रहा हूँ। सोहेल, वो औरत आज फिर से आई है। मुझे लग रहा है कि हमें आज उसका पीछा करना चाहिए। इसका उस थापा से कुछ तो कनेक्शन है। ठीक है, उसके निकलते ही तुम भी यहाँ आ जाना, मैं तैयार रहूंगा। कुछ ही देर में वो औरत बंगलों से बाहर आ गई और गाड़ी में बैठकर वहां से निकली। पल्लवी और सोहेल भी एक कार में उसका पीछा करने लगे। कुछ ही देर में वो दोनों एक ऑर्फनेज के बाहर आकर रुके। ये औरत इस ऑर्फनेज में क्या कर रही है? इसका कुछ तो चक्कर है। तुम अंदर जाकर इसके बारे में और पता करने की कोशिश करो। मेरा हुलिया देखा है, वो मुझे अंदर घुसने भी नहीं देंगे, लेकिन तुम अंदर जा सकते हो। पल्लवी ने गेट पर खड़े गार्ड की ओर इशारा किया। वो देखो तुम्हारा टारगेट, जाओ और जाकर उससे दोस्ती करो। सोहेल गाड़ी से उतरा और गेट की तरफ जाने लगा। गार्ड फोन देखने में इतना बिजी था कि उसने सोहेल को अपनी ओर आते हुए देखा ही नहीं था। और भाई, क्या हालचाल है? तुम कौन हो? अरे मैं तो यहीं पास की बिल्डिंग का वॉचमैन हूँ। यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देखा तो सोचा कि आज बात ही करते हुए चलूं। अच्छा भाई, कौन सी बिल्डिंग में काम करते हो? अरे मेरा छोड़ो, मेरी तो ऐसी ही छोटी सी बिल्डिंग है, पर ये तो अनाथालय है। यहाँ पर काम कैसा है भाई? अब हमारा काम तो तुम्हें पता ही है। यहाँ पर भी कोई ढिलाई नहीं है। यहाँ काफी बड़े बड़े लोग आते जाते हैं।
तो हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। फिर तो तुम्हें छुट्टी ही नहीं मिलती होगी। सिगरेट पियोगे? गार्ड ने झट से हाँ कहकर सर हिलाया। सोहेल ने एक सिगरेट जलाई और गार्ड को दे दी। ये तो सस्ती वाली लगती है। पता है, हमारे यहाँ कई बार मुझे बहुत महंगी सिगरेट भी मिल जाती है। आते जाते बड़े लोग पकड़ा देते हैं। भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात बोली तुमने। यहाँ मेरे लिए भी कोई नौकरी लगवा दो। मैं अपनी इस नौकरी से तंग आ गया हूँ। वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तो तुम्हें हमारी मैडम से बात करनी होगी। कौन सी मैडम? अरे सुनीता मैडम, वही तो हमारी मैनेजर है और यहाँ का सारा काम वही तो देखती हैं। यहाँ का एक पत्ता भी उनकी इजाजत के बगैर हिलता नहीं है। सोहेल उस अनाथालय के गार्ड से जिद करने लगा। अच्छा तो तुम मेरी सुनीता मैडम से मीटिंग करवा दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा भाई। अरे भाई, अभी ये नहीं हो पाएगा। आजकल मैडम बहुत बिजी चल रही है। एक काम करो, तुम अगले हफ्ते आकर बात करना। बिजी क्यों? बस एक बार मिलवा दो, मैं उनका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मुझे सब कुछ आता है। अरे भाई, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैंने कहा था ना कि मैडम अभी बिजी है। इस शनिवार को एक पार्टी है और मैडम उसके लिए बच्चों के साथ तैयारी में बिजी है। पार्टी? पार्टी में तो बहुत मजा आता होगा। तुम लोगों को भी अच्छा खाना पीना मिलता होगा। भाई मेरी भी नौकरी लगवा दो। अरे नहीं नहीं, पार्टी यहाँ नहीं होती है। हमें कहाँ कुछ मिलेगा। हम तो बस इसी दरवाजे पर खड़े रहकर सलाम ठोकते रहते हैं। पार्टी के मजे तो ड्राइवर और मैडम जी के नसीब में ही हैं। एक आदमी ने वैन से अपना सर बाहर निकाला और सोहेल को घूरने लगा। गार्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात करने का वक्त है। चलो दरवाजा खोलो। सोहेल गार्ड से हाथ मिलाकर चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ देर बाद विवेक, पल्लवी और सोहेल एक सुनसान जगह पर मिले और उनके सामने एक लैपटॉप खुला हुआ था। वो वीडियो कॉल में कर्नल से बात कर रहे थे। यस टीम, क्या अपडेट है? सर, हम लगातार थापा को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक कोई बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल पाई है। यस सर, पर एक बात है जो क्रूशियल है या नहीं ये समझ नहीं आ रहा है। गो ऑन। सर, एक लेडी है जो लगातार थापा के बंगलों पर देखी गई है। वो एक ऑर्फनेज चलाती है। हमें ये भी पता चला है कि इस सैटरडे को वो लेडी किसी पार्टी की तैयारी कर रही है जिसमें वो बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये जो पार्टी है ये ऑर्फनेज में नहीं होगी बल्कि कहीं बाहर होने वाली है। कर्नल कुछ सोचने लगे। सर, पता नहीं क्यों पर मुझे इस लेडी को लेकर कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है और मुझे लग रहा है कि वो थापा के साथ किसी बात में इन्वॉल्व्ड है। सर, आपने कहा था कि वो किड्स प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता है और ये लेडी एक ऑर्फनेज में काम करती है। कहीं ये थापा को बच्चे सप्लाई तो नहीं करती है? हाँ विवेक, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। पल्लवी, हमें इस पार्टी के बारे में और जानकारी चाहिए। हम बिना प्रूफ के वहां जा नहीं सकते हैं, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उस ऑर्फनेज में घुसना पड़ेगा। यस सर, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। बट तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो लेडी थापा के साथ इन्वॉल्व है तो वो भी डेंजरस ही होगी। सर डोंट वरी, पल्लवी वहां अकेले नहीं जाएगी, बल्कि मैं भी उसके साथ उस ऑर्फनेज में जाऊंगा। ऑलराइट गाइस, जल्दी से मुझे डिटेल्स भेजो ताकि हम आगे बढ़ सके। अगले दिन सोहेल पल्लवी के साथ वापस से उस ऑर्फनेज में पहुंचा। पल्लवी ने सिंपल सूट पहना हुआ था और गूंथ कर चोटी बनाई हुई थी। वो एक सिंपल गांव की लड़की लग रही थी। गार्ड सोहेल को देखकर परेशान हो गया। अरे भाई, तुम यहाँ? हाँ भाई, तुमसे आज एक मदद चाहिए। ये मेरी बहन है और फिलहाल मेरे साथ यहीं रहती है। ये कब से एक नौकरी की तलाश में है पर इसे कोई ढंग का काम ही नहीं मिल रहा है। क्या तुम इसे यहाँ कोई काम दिलवा सकते हो? अरे भाई, तुम फिर से काम की बात करने लगे। मैंने कहा ना कि यहाँ के फैसले वो सुनीता मैडम ही लेती है, तो काम भी वही दिलवा सकती है। हाँ तो तुम एक बार इसे सुनीता मैडम से मिलवा दो ना। ये बहुत काम की लड़की है और सब कुछ कर सकती है। भाई तो मेरी मदद करो ना करो, पर इसे काम की बहुत जरूरत है। इसकी माँ गांव में रहती है और बहुत बीमार है। गार्ड ने पल्लवी को गौर से देखा और फिर उन्हें अंदर आने का इशारा किया। पल्लवी और सोहेल ऑर्फनेज के अंदर पहुंचे और वो बहुत ही ध्यान से सब कुछ देखते हुए अंदर जा रहे थे। मैडम, मैं अंदर आ जाऊं? सुनीता अपने चेयर पर बैठी हुई थी
और लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। उसका चेहरा काफी सख्त सा था और गार्ड को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा भर आया। तुम गेट छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? अगर कोई अंदर घुस आया तो? मैम, मैं अभी जा रहा हूँ। दरअसल ये लड़का मेरा दोस्त है और ये उसकी बहन है। ये अपनी बहन के लिए कुछ काम ढूंढ रहा है। सुनीता ने गुस्से में सोहेल और पल्लवी को देखा और फिर गार्ड को जाने का इशारा किया। सुनीता ने पल्लवी की आंखों में देखा। तुम्हें नौकरी चाहिए? जी मैडम जी, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं कोई भी काम कर लूंगी। खाना बनाना आता है? जी मैडम जी, बिल्कुल आता है। मैं अपने घर में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। ठीक है, बाहर तुम्हें रेखा मिलेगी। वो वहाँ साफ सफाई का काम करती है। उससे पूछो कि किचन कहाँ है और वहाँ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं अभी लाई मैडम जी। पल्लवी चली गई पर सोहेल वहीं कैबिन में था। सुनीता अपना काम करने लगी पर वो बार बार सोहेल को अजीब नजरों से देख रही थी। सोहेल उससे नजर बचाकर इधर उधर देख रहा था। पल्लवी चाय का कप लेकर वापस रूम में आई। उसने वो कप सुनीता के आगे रख दिया। सुनीता ने चाय की एक चुस्की ली। चाय कैसी लगी मैडम जी? चाय काफी अच्छी बनाई है। ठीक है, तुम आज से ही कुक का काम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैडम जी, आप जैसा बोलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम जी, आपने मेरी बहन को नौकरी देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ और अपनी बहन को यहीं छोड़ दो। अगले ही पल बाहर निकलकर सोहेल और पल्लवी एक कोने में गए। पल्लवी, तुम यहाँ खुद को संभाल लोगी? सोहेल, रिलैक्स। इस जैसी औरत से निपटना मुझे अच्छे से आता है। अब हम अंदर घुस चुके हैं और मैं जल्द ही इसकी सच्चाई का पता लगा लूंगी। सोहेल पल्लवी को वहीं छोड़कर निकल गया, पर जाते जाते उसने पल्लवी को एक गन थमा दी थी। जल्द ही पल्लवी उस ऑर्फनेज में सेटल हो गई। वो अच्छा खाना बनाकर सुनीता को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही थी और इसी बहाने उसने और भी बच्चों को वहां देख लिया था। वहां हर उम्र के बच्चे मौजूद थे, जिसमें लड़का और लड़की शामिल थे। पल्लवी जल्द ही उन बच्चों से भी घुल मिल गई। एक दिन पल्लवी बच्चों को खाना परोस रही थी और तभी उसने गौर किया कि एक बच्ची कोने में अकेली बैठी हुई थी। अरे बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? आओ सबके साथ बैठो। मैंने आज राजमा बनाया है। वो बच्ची बहुत ही सहमी सी थी और पल्लवी ने गौर किया कि उसके कपड़े के निचले हिस्से में खून लगा हुआ था। बेटा, क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है क्या? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ नहीं खाना है। कहाँ दर्द हो रहा है? बच्ची ने अपने पेट पर हाथ रखा। तुम्हारे कपड़ों में खून कैसे लगा? तभी एक बड़ी लड़की आई और उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। पल्लवी से रहा नहीं गया और वो उस बड़ी लड़की को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंची। उस लड़की का नाम रति था और उसने पल्लवी को देख लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ है क्या? तुम्हें उससे मतलब? यहाँ से जाओ वरना मैं चिल्ला दूंगी। उस छोटी लड़की के कपड़ों में खून क्यों था? मैंने कहा ना कि तुम जाओ। क्या तुम लोगों को यहाँ मारा जाता है? तुम जाओ वरना वो सुनीता मैडम हमें फिर से मारेगी। वो किसी को नहीं छोड़ती है। वो बहुत बुरी है। वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगी और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। देखो, मैं तुम्हारी दीदी के जैसी हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या होता है। उसके बाद रति ने पल्लवी को जो कुछ भी बताया उससे पल्लवी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि किस तरह से सुनीता यहाँ के बच्चों को बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउस में लेकर जाती है और वहां उनका रेप किया जाता है। वो लोग लड़का लड़की किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसे लोग यहाँ ऑर्फनेज में आकर भी बच्चों का शोषण करते हैं। पल्लवी ने सब सुनने के बाद तुरंत विवेक को फोन लगाया। पल्लवी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बच्चे ठीक नहीं हैं विवेक। हमें इन्हें बचाना ही पड़ेगा। पल्लवी ने रति के साथ हुई पूरी बातचीत विवेक को बता दी। ये औरत ऑर्फनेज के नाम पर बच्चों के साथ ये सब कर रही है। हमें इस औरत को अरेस्ट करना ही पड़ेगा।
हाँ, लेकिन सिर्फ ये औरत ही गुनहगार नहीं है, बल्कि जो लोग इन बच्चों के साथ ये सब कर रहे हैं उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, हमें सर को ये अपडेट देनी पड़ेगी। हाँ, और जो भी करना है वो जल्दी करना पड़ेगा। इस सैटरडे की जो पार्टी हो रही है वो थापा के फार्म हाउस में हो रही है और मुझे यकीन है कि उस पार्टी में बच्चों के साथ फिर से वही सब किया जाएगा। ठीक है, मैं कर्नल के साथ कॉल फिक्स करता हूँ। कुछ ही देर में विवेक, पल्लवी और सोहेल वापस अपना लैपटॉप लेकर एक सुनसान घर में बैठे हुए थे। हेलो टीम, तो बताओ कि इस केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है? कर्नल, हमें इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। पल्लवी को ऑर्फनेज के बच्चों से काफी इंफॉर्मेशन मिली है। पल्लवी बताओ, तुम्हें क्या पता चला है? सर, वो ऑर्फनेज नहीं है, बल्कि उन मासूम बच्चों के लिए कैद खाना है। और वो सुनीता उनकी वार्डन नहीं है, बल्कि उन बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही है। वो औरत एक हैवान है। पल्लवी रिलैक्स और मुझे ढंग से बताओ कि क्या हुआ है। विवेक ने पल्लवी को शांत होने का इशारा किया। दरअसल बच्चों के साथ स्कूल में समय बिताते हुए पल्लवी को बच्चों से बहुत लगाव हो गया था और इसी वजह से ऑर्फनेज के बच्चों की हालत देखकर वो काफी टेंस्ड हो गई थी। सॉरी सर, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद पल्लवी ने रति से हुई बात कर्नल को बता दी। सारी बात सुनकर खुद कर्नल भी डिस्टर्ब्ड हो गए। पल्लवी, तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। लेकिन सर, वो मासूम बच्चे हैं और ये हैवान लोग उनके साथ इतना घिनौना काम कर रहे हैं। मैंने खुद एक बच्चे के कपड़ों में खून देखा है। हाउ कैन दे डू दिस सर? हम ऐसे ही लोगों के खिलाफ तो लड़ रहे हैं। डोंट वरी, उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। विवेक और सोहेल ने पल्लवी को संभाला। ओके टीम, हमारा मिशन अब एकदम क्लियर है। हम जानते हैं कि फार्म हाउस पर पार्टी होने वाली है और वहां खुद थापा भी मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ वहां उसके और क्लाइंट्स भी मौजूद होंगे जो इस रैकेट में इन्वॉल्व्ड हैं। इसलिए हम एक ही झटके में इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व्ड लोगों को साथ में पकड़ सकते हैं। यस सर, ये अच्छा मौका है और हम इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। वी आर रेडी सर। ठीक है, तो फिर तैयार रहो और मैं तुम्हें प्लान के डिटेल्स भेजूंगा और तब तक अपने कवर को बना कर रखो। ध्यान रहे कि हमारी कोई भी वीकनेस इस मिशन के रास्ते में नहीं आ सकती है। सबने साथ में सर हिलाया। पल्लवी, क्या तुम ठीक हो? डोंट वरी सर, मैं इस मिशन के रास्ते में किसी भी चीज को आने नहीं दूंगी। आई विल बी फाइन सर। कर्नल के प्लान के मुताबिक सिर्फ पल्लवी ही नहीं बल्कि सोहेल को भी जल्द से जल्द उस ऑर्फनेज में घुसना था। इसकी शुरुआत करने के लिए सोहेल ने सबसे पहले उस ऑर्फनेज में काम कर रहे ड्राइवर को किडनैप कर लिया। उसके बाद सोहेल जानबूझकर ऑर्फनेज के बाहर पहुंचा। अरे गार्ड भैया, कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब बढ़िया है। हमारी बहन कैसा काम कर रही है? हाँ, वो तो अच्छा ही काम कर रही होगी, तभी तो सुनीता मैडम ने उसे अब तक रखा हुआ है। बढ़िया है, कम से कम किसी का तो भला हो गया। मैं तो खुद अब नौकरी ढूंढ रहा हूँ पर कुछ भी मिल ही नहीं रहा है। क्यों? तुम्हारी तो नौकरी थी, फिर क्या हुआ? अरे वो छोड़ दिया, अब मैं नई नौकरी की तलाश में हूँ। गार्ड फटाफट गेट खोलकर अंदर घुसा। जी मैडम। ये हरी कहाँ है? आज काम पे क्यों नहीं आया है? उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैडम पता नहीं, आज सुबह से ही मैंने उसे देखा नहीं है। सारे निकम्मे मेरे ही मत्थे आ पड़े हैं। अब क्या ये गाड़ी मैं खुद चलाऊं? सोहेल सुनीता की ओर आगे बढ़ा। मैडम, माफ कीजिए कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, पर अगर आप कहें तो मैं आपके लिए गाड़ी चला सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उस लड़की के भाई हो ना? जी मैडम, मैं यहीं पास में काम करता था पर अब मेरी कोई नौकरी नहीं है। वैसे मुझे गाड़ी चलानी आती है, इसलिए आप एक बार मुझे मौका दे दीजिए। सुनीता ने घड़ी देखी और कुछ सोचने लगी। ठीक है, वैसे भी मुझे काफी देर हो गई है, तो तुम मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें काम पर रखूंगी या नहीं। सोहेल मुस्कुराकर फटाफट से गाड़ी के पास पहुंचा और उसने सुनीता के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। वहीं दूसरी तरफ सनाया के घर पर वो अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी विवेक का फोन बजा। विवेक, तुम्हारा फोन बज रहा है। विवेक बाथरूम में था और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कॉल कट गया, पर फिर थोड़ी देर में दोबारा रिंग होने लगा। उफ, ये कौन बार बार कॉल कर रहा है? विवेक को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ही देखती हूँ। सनाया ने उठकर विवेक का फोन पकड़ा
लेकिन उसमें कॉल नहीं आ रहा था। ये फोन तो बंद है, फिर रिंग कहाँ बज रही है? तभी उसका ध्यान विवेक के कपड़ों की ओर गया, जिसके नीचे से रिंग की आवाज आ रही थी। सनाया ने जैसे ही कपड़ों के नीचे से मोबाइल निकाला, वो कॉल कट चुका था। अरे तुम वहां मेरी अलमारी के पास क्या कर रही हो? तुम्हारा कॉल आ रहा था। विवेक ने जाकर अपना रेगुलर मोबाइल उठाया और चेक किया। इसमें तो कोई कॉल नहीं आया। सनाया ने विवेक को उसका दूसरा फोन दिखाया। हाँ, कॉल इसी मोबाइल पे आ रहा था। ये किसका मोबाइल है विवेक? अरे ये मेरी नई कंपनी का मोबाइल है, लाओ मुझे दे दो। विवेक जैसे ही मोबाइल लेने के लिए सनाया की तरफ बढ़ा, उसने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया। अरे क्या हुआ, मोबाइल दो। सनाया ने मोबाइल दे दिया। विवेक, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? इस मोबाइल में अभी एक मैसेज आया है, जिसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, और वो मैसेज एक अननोन नंबर से आया है। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मेरे मैसेजेस मत पढ़ा करो। हमें अगर ये रिलेशन निभाना है तो फिर एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ही होगा। और जहां तक इस मोबाइल या इसमें मैसेज की बात है, तो वो कंपनी से जुड़ी बात है। लेकिन अगर अननोन नंबर से मैसेज आया है तो फिर कुछ गलती होगी। शायद किसी ने रॉन्ग नंबर पर मैसेज भेजा हो। सनाया विवेक से और सवाल करना चाहती थी, पर वो चुप रही। उसे एहसास हुआ कि विवेक उससे पूरा सच नहीं बता रहा था, पर इस वक्त उसने चुप रहना ही ठीक समझा। घर से निकलकर विवेक ने तुरंत कर्नल को कॉल किया। हाँ विवेक, बोलो। सर आपने मैसेज भेजा था, सो हमारा प्लान ऑन है। हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है और हम उन सभी को रंगे हाथों पकड़ रहे हैं। पल्लवी और सोहेल भी पूरी तरह से सेट हैं। सर मेरे मन में एक बात थी, हम जो ये करने वाले हैं वो एक सीरियस मैटर है। वहां सिर्फ थापा ही नहीं बल्कि और भी बड़े लोग मौजूद होंगे, तो क्यों ना हम पुलिस को भी अभी से इसमें इन्वॉल्व कर लें। शायद इससे हमारा काम इजी हो जाएगा। हम अपने लिए इजी रास्ता नहीं ढूंढते हैं। अगर हम अभी से पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ये मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और वो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए हम इसे ठीक वैसे ही पूरा करेंगे जैसा हमने प्लान बनाया है। सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मेरी एक अच्छी कांटेक्ट है पुलिस में, और वो इन मामलों में काफी एक्टिव भी रहती है। बल्कि थापा के खिलाफ भी उसने ही एक्शन लिया था। विवेक, मैं शालिनी को अच्छे से जानता हूं, पर हम अभी पुलिस को इसमें नहीं इन्वॉल्व करेंगे। तुम जानते हो, थापा के खास लोगों में से पुलिस कमिश्नर खुद एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है, और वो भी वहां मौजूद होगा। विवेक ने गौर किया कि उसके दूसरे नंबर पर शालिनी का कॉल आ रहा था। विवेक फोन पर कर्नल से बात कर रहा था कि अचानक उसके दूसरे फोन पर शालिनी का फोन आने लगा। ओके सर। क्या करूं, शालिनी को बता दूं क्या सब कुछ? कर्नल ने मना तो किया है, पर मुझे शालिनी पर पूरा भरोसा है। विवेक कॉल उठाने ही वाला था कि कॉल आना बंद हो गया। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं। नाउ आई एम एन SII ऑफिसर, और कर्नल की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। शालिनी का कॉल फिर से आने लगा, पर विवेक ने उसे इग्नोर किया। ये विवेक मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उसकी हरकतें भी पिछले कुछ दिनों से मुझे अजीब लग रही हैं। कहीं ये फिर से किसी मुसीबत में न फंस जाए। मुझे नजर रखनी पड़ेगी उस पे। अगले दिन विवेक जैसे ही सोकर उठा, उसे उसके फोन पर एक मैसेज दिखा, मीटिंग इन 3 आवर्स। ये मैसेज उसके दूसरे फोन पर कर्नल की तरफ से आया था। विवेक, सोहेल और पल्लवी तीनों उस सुनसान घर में पहुंचे जहां पर वो कर्नल से मीटिंग किया करते थे। सभी मीटिंग के लिए वीडियो कॉल पर कनेक्ट हुए। अभिमन्यु और हेमंत भी इस कॉल में जुड़े हुए थे। टीम, आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। वहां वो सारे दरिंदे मौजूद होंगे जिन्होंने अब तक इन बच्चों का गलत फायदा उठाया है, या जो आगे उठाना चाहते हैं। इट्स लाइक हमें सोने की थाली में खाना परोस के दिया जा रहा है, तो हम किसी भी हाल में ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। राइट सर। सोहेल और पल्लवी ने बखूबी से अपना काम पूरा किया है। विवेक, हेमंत एंड अभिमन्यु, नाउ यू हैव टू डू योर पार्ट। डेफिनेटली सर। तुम पांचों को उस पार्टी में जाना होगा। उन सारे लोगों को रंगे हाथों पकड़ना होगा। जितने ज्यादा सबूत इकट्ठा कर सको उतना करना, और फिर उन्हें पुलिस को हैंड ओवर कर देना। पल्लवी और सोहेल, तुम बच्चों के साथ और सुनीता के साथ फार्म हाउस पहुंचोगे। विवेक, हेमंत एंड अभिमन्यु, तुम्हें पहले से ही वहां पहुंचकर बाकियों के आने का वेट करना होगा। गॉट इट? गॉट इट सर। तो लेट्स वेट फॉर द इवनिंग। और ध्यान रहे,
किसी से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम सबको अपना 100% देना है। यस सर। शाम का वक्त हुआ। सोहेल और पल्लवी अनाथ आश्रम में एक सुनसान जगह पर मिले। तुमने सोचा है तुम कैसे आओगी वहां? मैं तो ड्राइवर हूँ। बच्चों को और सुनीता को मुझे ही वहां लेकर जाना है, पर सुनीता तुम्हें छुट्टी देगी? पता नहीं, वैसे भी बहुत खड़ूस है वो। छुट्टी के नाम पर मुंह फूल जाता है उसका। पर तुम टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई बहाना बना लूंगी। ओके ठीक है, पर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। वहाँ इतने सारे लोग हैं और हम सिर्फ 5। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो हमारा बचना मुश्किल होगा। तुम अभी से नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? हम कोई आम लोग नहीं हैं। हम 5 पांडव के बराबर हैं। सब ठीक होगा। आज उन बच्चों को जस्टिस मिलकर। अचानक सोहेल ने पल्लवी को चुप रहने का इशारा किया और झांक कर पीछे वाली दीवार की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? सोहेल दबे पांव उस दीवार की तरफ आगे बढ़ने लगा और पल्लवी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वहां पहुंचने के बाद सोहेल थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई देने लगा। क्या हुआ? कुछ बताओगे? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई यहाँ खड़ा था। तुम्हारा वहम होगा। अगर कोई खड़ा भी होता तो इतनी जल्दी गायब थोड़ी ना हो जाता। राइट, पर तुम्हें पता है मेरी इंस्टिंक्ट हमेशा सही होती है। आई नो, पर फिलहाल तुम थोड़ा नर्वस हो और इसलिए तुम्हारे दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। लंबी सांस लो एंड काम डाउन। मैं जाती हूँ सुनीता से बात करने। ओके, सी यू। कम इन। मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अरे तुम बैठो ना। पल्लवी को सुनीता का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगा। सुनीता ने आज तक उससे कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की थी और आज वो उसे बैठने के लिए कह रही थी। नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। सुनीता ने पल्लवी को आंख दिखाई। बैठो। पल्लवी चुपचाप सामने रखी चेयर पर बैठ गई। अब उन दोनों के बीच सिर्फ एक टेबल का फासला था। बोलो क्या हुआ? मैडम, आज रात के लिए छुट्टी चाहिए थी। मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा। क्यों? मैडम, थोड़ा काम है मुझे। वैसे भी आज तो खाना बनाना नहीं है, तो सोचा अपने कुछ काम निपटा लूं। सुनीता अपनी चेयर से उठी और चलने लगी। ऐसे कौन से काम है तुम्हारे? मुझे तो लगा था कि इस शहर में सिर्फ तुम और तुम्हारा भाई रहते हो और तुम्हारा भाई तो मेरे साथ जाएगा। फिर बाहर कौन सा काम है? मैडम, वो मेरे कुछ दोस्त हैं। मैं उनसे मिलना चाह रही थी। अब तक सुनीता चलते चलते पल्लवी के पीछे पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते सुनीता ने अपनी पॉकेट से गन निकाली और पल्लवी के सर पर तान दी। अच्छा, वही फ्रेंड्स जिनके साथ आज शाम को तुम फार्म हाउस की पार्टी पर रेड करने वाली हो। पल्लवी तुरंत समझ गई कि इस बार भी सोहेल का इंस्टिंक्ट बहुत सही निकला। सुनीता ने उस दीवार के पीछे खड़े होकर उनकी पूरी बात सुन ली थी। पल्लवी का राज अब खुल चुका था और अब वो कोई भी बहाना नहीं बना सकती थी। एक औरत होकर उन मासूमों के साथ ऐसा करते शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गन पॉइंट पर आकर भी मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। बताओ, कौन हो तुम और किसके कहने पर ये सब कर रही हो? मैं कौन हूँ इसका पता तो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिल पाएगा। एंड लेट्स होप कि हम अगले जन्म में भी ना मिले। पल्लवी ने बहुत ही तेजी और फुर्ती से अपना हाथ सुनीता के हाथ पर मारा और सुनीता के हाथ से गन छूटकर सीधे जमीन पर गिरी। अपने हाथ से गन छूटता देख सुनीता का मन खौफ से भर गया। पल्लवी ने तुरंत ही वो गन उठाई और सुनीता के पास आई। उसने अपने एक हाथ से सुनीता का हाथ मरोड़ा और गन की पिछली साइड से सुनीता के सर पर जोर से मारा, जिससे सुनीता वहीं बेहोश हो गई। पल्लवी ने सुनीता के मुंह पर टेप चिपकाया और उसके हाथ पैर बांध दिए। फिर उसने सुनीता का कमरा बाहर से लॉक कर दिया। उसे पता था कि इस कमरे की सिर्फ एक चाबी थी जो सुनीता के पास रहती थी और अब वो पल्लवी के हाथ में थी। समय बीत रहा था और फार्म हाउस पर जाने के लिए बच्चे लेट हो चुके थे। सोहेल लगातार सुनीता को कॉल कर रहा था। उसने बस निकाल ली थी और वो सुनीता को ये इन्फॉर्म करना चाहता था, पर सुनीता फोन नहीं उठा रही थी। सोहेल के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उसे पल्लवी ने भी अब तक कोई अपडेट नहीं दी थी, इसलिए उसने पल्लवी को भी कई बार कॉल किया था, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। कहाँ मर गए ये दोनों? बच्चों को वहां ले जाना जरूरी है, वरना हम सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे? और मैं अकेले बच्चों को वहां ले जा भी नहीं सकता। ये पल्लवी भी फोन नहीं उठा रही है। काम के टाइम पे इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है वो? तभी अचानक उसने देखा कि सामने से पल्लवी भागती हुई आ रही है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो सीधे फार्म हाउस पहुंचना था ना, और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी और हम बहुत लेट हो चुके हैं। रास्ते में सब बताऊंगी। अभी बच्चों को जल्दी से बस में बिठाना होगा। सोहेल और पल्लवी ने बच्चों को बस में बिठाया और फार्म हाउस की तरफ निकल गए। रास्ते में पल्लवी ने पूरी घटना सोहेल को बता दी। कुछ देर में वो लोग फार्म हाउस के गेट पर पहुंचे। गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें रोका। कौन हो तुम लोग? और ये बच्चे तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? सुनीता मैम कहाँ हैं? एक्चुअली मैं सुनीता मैम की असिस्टेंट हूँ। उनको कोई काम आ गया, इसलिए मैं बच्चों को लेकर आई हूँ। मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली। सुनीता मैम से बात करवाओ, वरना तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सोहेल और पल्लवी बच्चों के साथ फार्म हाउस के गेट पर खड़े हुए थे, पर वहां के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से साफ मना कर दिया था। अरे भाई जाने दो ना, वैसे भी बच्चे पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। नहीं, बिना सुनीता मैडम के मैं तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दे सकता। देखो भैया, सुनीता मैडम ने साफ साफ हमसे कहा था कि वो किसी जरूरी काम में हैं और उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर आप चाहें तो खुद उन्हें कॉल करके देख सकते हैं। उस गार्ड ने तुरंत ही सुनीता को कॉल किया, पर सुनीता ने फोन नहीं उठाया। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भैया हमें प्लीज जाने दीजिए ना। तभी अचानक रति वहां पर आई। उस गार्ड ने रति को कई बार सुनीता के साथ देखा था। भैया मैडम ने मेरे सामने ही इनसे कहा था कि वो बिजी हैं और नहीं आ पाएंगी। गार्ड ने शक भरी निगाहों से एक बार सोहेल की तरफ देखा और फिर पल्लवी की तरफ। फिर उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अच्छा ठीक है, जाओ। सोहेल ने बस आगे बढ़ाई। रति ने पल्लवी की तरफ देखा और पल्लवी से देखकर हल्का सा मुस्कुराई। रति समझ चुकी थी कि पल्लवी यहां उनकी मदद करने आई है। बस रुकते ही सभी लोग एक एक करके बस से नीचे उतरे। सारे बच्चे एक लाइन में पल्लवी के पीछे पीछे जाने लगे। उन सब के चेहरों पर डर और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें पता था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। अंदर हॉल का नजारा देखने लायक था। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। धीमी आवाज में बॉलीवुड के गाने चल रहे थे। हॉल के बाहर कड़ी पहरेदारी थी। ये सारे थापा की पार्टी के गुंडे थे। थापा के साथ साथ यहाँ कई पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, पुलिस कमिश्नर और कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, जो कि अपनी वर्दी में नहीं थे। कुछ लोग दारू के नशे में धुत थे, तो कुछ खाने का मजा उठा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। पर सबकी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। सभी बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे। पल्लवी जैसे ही बच्चों को लेकर अंदर गई, इन सभी के चेहरे चमक उठे, पर थापा के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। वो तेजी से चलता हुआ पल्लवी के पास आया। तुम कौन हो और सुनीता कहाँ है? सर मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। मैडम किसी काम में बिजी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। सर मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर मैडम मुझ पे पूरा भरोसा करती हैं। आप चाहे तो कॉल करके उनसे पूछ लीजिए। थापा ने शक भरी निगाहों से पल्लवी की तरफ देखा और फिर सुनीता को कॉल किया, पर सुनीता ने कॉल नहीं उठाया। थापा ने हॉल में एक कोने की तरफ इशारा किया। ठीक है, बच्चों के साथ वहां जाके बैठो। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिस बच्चे पर उंगली रखे वो उन्हें दे देना। थापा के मुंह से ये बात सुनकर पल्लवी को ऐसा लगा कि वो अभी उसका मुंह तोड़ दे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और बच्चों के साथ वहां जाकर बैठ गई। कुछ देर में सोहेल अंदर आया और वो भी पल्लवी के बाजू में बैठ गया। अभिमन्यु, विवेक और हेमंत भी अलग अलग अवतार में पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। हेमंत एक वेटर का काम कर रहा था, अभिमन्यु डीजे का और विवेक हाउसकीपिंग का। यहाँ थापा के साथ साथ और भी कुछ लोग थे जो विवेक को पहचानते थे, इसलिए उसने हाउसकीपिंग का काम चुना, जिसमें उसके पहनावे में एक मास्क भी शामिल था। पांचों एसआईटी एजेंट्स के कानों में छोटे छोटे ईयर पीसेस लगे हुए थे, जिससे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और कर्नल भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। पल्लवी, वेयर इज सुनीता? सर कुछ इशू हो गया था, इसलिए उसे वहीं छोड़ना पड़ा। ओके गाइस, द प्लान इज ऑन। हमें ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करने हैं। ऑल द बेस्ट। अब एक एक करके आदमी उन बच्चों के पास आने लगे और एक एक बच्चे को उठाकर ले जाने लगे। जब भी विवेक किसी बच्चे को जाता देखता, उसका दिल वहीं पर सहम जाता, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था।
कुछ समय बीत गया और अब जो उस हॉल का माहौल था उसे देखकर विवेक की रूह कांपने लगी थी। कुछ आदमियों ने बच्चों को अपनी गोदी में बिठा रखा था। वो गलत तरीके से उनके शरीर को छू रहे थे। लोग आपस में बैठकर उन बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि वो बाजार में बिकने वाला सामान हो। वो बच्चे अंदर से इतना सहम चुके थे कि उनके मुंह से आवाजें भी नहीं निकल रही थी। बस कुछ बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। विवेक जाकर लोगों की झूठी प्लेट्स और दारू के ग्लासेस उठा रहा था और जितना हो सकता उतना अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर कर रहा था। बाकी चारों के फोन्स के कैमरे भी ऑन थे जिनमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। हेमंत लोगों के पास जाकर उन्हें स्नैक्स सर्व कर रहा था, पर उसकी एक नजर विवेक पर थी। अब भी उसके मन में विवेक को लेकर एक कंपटीशन की भावना थी। मुझे किसी भी हाल में इस देशद्रोही से अच्छा करके दिखाना है। हेमंत विवेक की तरफ देखता हुआ अपने हाथ में स्नैक्स की प्लेट लिए अपने रास्ते जा रहा था कि अचानक थापा से उसकी टक्कर हो गई। हेमंत के हाथ से उसका प्लेट और मोबाइल दोनों छूटकर नीचे गिर गया। आई एम सो सॉरी सर। हेमंत अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुका और थापा की नजर हेमंत के फोन पर पड़ी। उसने तुरंत हेमंत के हाथ से उसका फोन छीन लिया और वो वीडियो देख ली। उसने हेमंत का कॉलर पकड़ लिया। कौन है तू और ये वीडियोस क्यों ले रहा है? खींचा तानी में हेमंत का ईयरपीस भी उसके कान से नीचे गिर गया। हेमंत के पास बचने का अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने चुप रहना ठीक समझा। सिक्योरिटी! तुरंत ही थापा के कुछ गुंडे हॉल के अंदर घुस आए और एक ने हेमंत के सर पर बंदूक तान दी। अब सभी की नजर यहां हो रहे तमाशे पर थी। गाइस, व्हाट इज हैपनिंग? सर, हेमंत पकड़ा गया है। शिट। गाइस, हम किसी भी तरह हेमंत को बचा लेंगे, पर तुम में से कोई भी अपना कवर ब्लो नहीं करेगा। सब अपनी अपनी जगह पर रहो और अपना काम करते रहो। इट्स एन ऑर्डर। यह लड़का छुप के हमारी वीडियोस बना रहा था और बता भी नहीं रहा कि किसके कहने पर यहां आया है। बताओ क्या करें इसके साथ? उड़ा दो साले को। थापा ने उस गुंडे की तरफ इशारा किया जिसने हेमंत के सर पर बंदूक तानी हुई थी। खत्म कर दो। वो गुंडा गन चलाने ही वाला था कि तभी विवेक वहां कूदा और उसने उस गुंडे को एक लात मारी। वो गुंडा हेमंत से दूर जाकर गिरा। अब बाकी लोग चुप नहीं बैठ सकते थे। अभिमन्यु, सोहेल, पल्लवी भी वहां पर आ गए। अब एसआईटी के एजेंट्स और गुंडों के बीच अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग डर के मारे वहां से भाग गए, पर कुछ घमंडी लोग अंजाम जानने के लिए वहां बैठे रहे। कुछ बच्चे सहम कर लड़ाई देखने लगे और कुछ चीख चीख कर रोने लगे। अब बाहर के सारे गुंडे अंदर घुस आए और एसआईटी के एजेंट्स मिलकर उन गुंडों को संभालने लगे। एक इंसान इस वक्त 3 से 4 गुंडों से लड़ रहा था। तभी एक बंदूक की तेज आवाज से सब अपनी जगह पर खड़े हो गए। कमिश्नर की चुंगल में रत्ती थी और उन्होंने उसके सर पर गन तानी हुई थी। सब अपनी जगह पर रुक जाओ, वरना इस लड़की को यही मार डालूंगा। इन 5 के फोन ले लो। गुंडों ने सभी के फोन्स उनके पॉकेट से जब्त कर लिए और कमिश्नर के पास रख दिए। अब उड़ा दो सालो। इससे पहले कि कमिश्नर अपनी बात पूरी करता, उसके हाथ पर एक गोली लगी और उसकी बंदूक नीचे गिर गई। रति तुरंत वहां से भागी। कमिश्नर ने गुस्से से सामने देखा और उसके सामने हाथ में बंदूक लिए इंस्पेक्टर शालिनी खड़ी थी। पुलिस वाले चारों तरफ बिखर गए और उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया। विवेक के चेहरे पर अब भी मास्क लगा हुआ था, पर शालिनी को वहां देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मौका देखकर वहां से भागने लगा। विवेक रुको, कहाँ भाग रहे हो? फार्म हाउस के पार्टी हॉल का माहौल अब थोड़ा शांत हो चुका था। पुलिस वालों ने कई गुंडों को पकड़ लिया था और कुछ पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन भी उनके हाथ लग चुके थे। हालांकि कुछ लोग भागने में भी कामयाब हो चुके थे। अभिमन्यु ने मौका देखकर टेबल पर रखे सभी एसआईटी एजेंट्स के फोन उठा लिए थे। ये सब उनके प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल फोन्स थे। उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने वीडियोस बनाने के लिए अपने पर्सनल फोन्स यूज किए थे। ये पुलिस यहाँ कैसे आई? पता नहीं सर। जितनी जल्दी हो सके सब भागो वहां से। कर्नल की बात सुनकर पल्लवी, हेमंत, अभिमन्यु और सोहेल वहां से भागने लगे।
विवेक इस वक्त जख्मी हालत में था और एक दीवार से टिक कर खड़ा हुआ था। हॉल के दरवाजे पर पहुंचकर हेमंत अचानक रुक गया और उसने पीछे मुड़कर एक नजर विवेक को देखा। हेमंत क्या कर रहे हो? रन! हेमंत तुरंत वहां से निकल गया। विवेक ने मुस्कुराकर एक नजर शालिनी की तरफ देखा और फिर वो भी वहां से भागने लगा। रुको विवेक, कहाँ भाग रहे हो? शालिनी की आवाज सुनते ही विवेक के कदम रुक गए और उसका दिल जोरों से धड़का। मेरे चेहरे पर तो मास्क है, फिर मुझे पहचाना कैसे? विवेक पीछे मुड़ा और शालिनी उसके पास चलकर आई। उसने विवेक की हालत देखी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुसीबत में मत पड़ना। देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। शालिनी, यू नो मी, मुझे इन सब चोटों की आदत है। आई नो, पर ऐसा कुछ करने से पहले मुझे तो बता दिया करो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। पर आप यहाँ कैसे आई? कहीं फिर से कोई मोहिनी तो आपको इन्फो नहीं दे रही है? नहीं नहीं, अब कोई मोहिनी नहीं है। दरअसल मुझे कुछ दिनों से तुम पे शक था और मुझे पता था कि तुम ऐसी ही किसी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे अपना एक आदमी छोड़ रखा था। उसी ने मुझे इस जगह के बारे में बताया और यहाँ हो रहे तमाशे के बारे में भी। मैं खबर मिलते ही अपनी पुलिस फोर्स लेकर यहाँ पहुँच गई। मानना पड़ेगा आपको शालिनी, दोस्त हो तो आपके जैसी। एनीवेज, थैंक्स, पर अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, पर मुझे ये तो बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए थे और तुम किसके लिए काम कर रहे हो? शालिनी, बस इतना जान लो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। विवेक, पर इससे पहले कि शालिनी कुछ कह पाती, विवेक भागता हुआ वहां से निकल गया। तभी अचानक उसके फोन पर एक साथ कई मैसेजेस आने लगे। उन मैसेजेस में आज की शाम के सारे वीडियोस थे, जिनमें वहां मौजूद सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और पुलिस वालों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। तल पड़े। जी मैडम। इन वीडियोस में मौजूद सारे लोगों के अरेस्ट वारंट्स निकलवाओ, जल्द से जल्द, और इनके शहर छोड़कर जाने पर बैन लगवा दो। रात गहरी हो चुकी थी और विवेक जख्मी हालत में सनाया के घर के बाहर पहुंचा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और सनाया ने तुरंत ही दरवाजा खोला। ओह माय गॉड! विवेक, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? विवेक चलकर अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। अरे, रास्ते में एक आदमी से लड़ाई हो गई। व्हाट? क्यों? अरे, मैंने एक टैक्सी रोकी और वो आदमी मुझसे कहने लगा कि टैक्सी उसने पहले बुलाई है। बात बहस में बदल गई और फिर वो आदमी हाथापाई पे उतर आया। वैसे भी गुंडे जैसा लग रहा था वो। कौन था वो आदमी? मुझे अभी उसका हुलिया बताओ, जाके उसके होश ठिकाने लगा कर आती हूँ मैं। विवेक ने प्यार से अपना हाथ सनाया के गालों पर फेरा। अरे मेरी माँ, हमेशा काली माता मत बन जाया करो। जो होना था हो गया और वो आदमी गया अपने रास्ते। अब तुम कहाँ उसे ढूंढती फिरोगी? और वैसे भी अब मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। आई वॉन्ट यू टू बी सेफ ऑलवेज। चलो मैं नहा कर आता हूँ, फिर चोट पे थोड़ी पट्टी करनी है। विवेक अपने कमरे की तरफ चला गया और सनाया उसे पीछे से जाते हुए देखने लगी। मुझे पता है विवेक, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। रास्ते में कई बार हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पर तुम हमेशा आराम से इन सिचुएशंस को हैंडल करते हो। तुम कभी किसी सिविलियन से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, और इतनी छोटी सी लड़ाई में इतनी चोट लगना पॉसिबल ही नहीं है। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो विवेक? सनाया कुछ पल सोफे पर बैठी रही। फिर जैसे ही उसने बाथरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी, वो तुरंत विवेक के कमरे में गई। उसने विवेक का फोन ढूंढना शुरू कर दिया। वो फोन बिस्तर पर नहीं था। सनाया चुपचाप कमरे की तलाशी लेने लगी और फिर एक ड्रॉर के अंदर उसे विवेक का वो फोन मिला। उसने जैसे ही फोन उठाया, उसके सामने एक मैसेज का नोटिफिकेशन था, जिसमें लिखा था, तुम ठीक से घर पहुंच गए। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिशन सक्सेसफुल। और ये मैसेज किसी पल्लवी नाम की लड़की की तरफ से आया था। सनाया ने तुरंत फोन वापस रखा और फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। ये पल्लवी कौन है? कहीं विवेक का कोई अफेयर? नहीं, अफेयर तो नहीं हो सकता। एंड आई ट्रस्ट विवेक, वो मेरे साथ अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। पर वो किस मिशन की बात कर रही थी? ये सोचते सोचते सनाया लिविंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गई। फर्स्ट एड बॉक्स के साथ विवेक नहाकर बाहर निकला और कपड़े पहनकर बाहर आया। क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारी लापरवाही के बारे में सोच रही थी।
कि कैसे तुम अपना कोई जख्म भरने नहीं देते। तुम्हारी एक चोट ठीक हुई नहीं होती है और दूसरी चोट लग जाती है। विवेक सोफे पर आकर बैठ गया। एक एजेंट की जिंदगी ऐसी ही होती है सनाया, एक मिशन से निकले और दूसरे में पहुंचे। विवेक को अचानक एहसास हुआ कि उसने जज्बात में आकर क्या कह दिया है। पर तुम तो अब एजेंट नहीं रहे ना? हाँ तुम सही कह रही हो, पर मेरे अंदर जज्बा तो अब भी एक सोल्जर का ही है। देश प्रेम मेरे खून में बहता है। ये छोटी मोटी लड़ाइयां भी तो एक मिशन के ही बराबर हैं। सनाया ने बिना कुछ कहे फर्स्ट एड का बॉक्स खोला। अरे रहने दो, मैं कर लूंगा। सनाया ने विवेक को चुप रहने का इशारा किया और उसके घाव पर मरहम लगाने लगी। उसने विवेक के चेहरे को गौर से देखा। आज देश प्रेम का ऐसा जज्बा देखकर सनाया के मन में विवेक के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। विवेक अपने कमरे में गया और अपना फोन चेक किया। उसने एसआईटी के ग्रुप चैट में कर्नल का मैसेज आया हुआ था। गाइस, आज तुम लोगों ने मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए, खासकर तुम विवेक। विवेक ने रिप्लाई किया, सर आई एम सॉरी, पर मैं अपनी आंखों के सामने अपने एक टीम मेंबर को मरता हुआ नहीं देख सकता था। और आपने ही तो कहा था दैट वी आर लाइक अ फैमिली। यस, पर मैं जो ऑर्डर्स देता हूं वो आगे की सोच के देता हूं। वो तो आज इंस्पेक्टर शालिनी वहां पहुंच गई, वरना तुम सब अपनी जान से हाथ धो बैठते। एंड हेमंत, तुम कोई मामूली ऑफिसर नहीं हो, यू आर एन एसआईटी एजेंट। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपना फोकस बढ़ाना होगा। ध्यान रहे, मैं अगली बार से ऐसी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। हेमंत ने रिप्लाई किया। सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। हेमंत अपने घर पर बैठकर ग्रुप के मैसेजेस पढ़ रहा था। उसकी नजर विवेक के मैसेज पर टिकी हुई थी और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अगली सुबह विवेक अपने बिस्तर से थोड़ा लेट उठा। उसके शरीर की चोट उसे दर्द दे रही थी। उनका एक मिशन खत्म हो चुका था तो थोड़ा आराम तो बनता था। वो फ्रेश होकर बाहर गया। सनाया ने ऑलरेडी टेबल पर चाय नाश्ता लगा दिया था। दर्द कैसा है अभी? कल से कम है। दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए और टीवी में न्यूज चलने लगी। देहरादून पुलिस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, शहर के जाने माने पॉलिटिशियन मनोज थापा के चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का हुआ खुलासा। कल शाम को एक फार्म हाउस में हो रही पार्टी में पुलिस ने मारी रेड, जिनमें शहर के जाने माने पॉलिटिशियंस और इस मामले से जुड़े बड़े बड़े बिजनेसमैन को पुलिस ने अरेस्ट किया और अनाथ आश्रम के मासूम बच्चों को इस जाल से बाहर निकाला। कहा यह भी जा रहा है कि एक सीक्रेट ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ है इन सब को अरेस्ट करवाने में। एक ऐसा ग्रुप जिनका नाम पता यहां तक कि शक्ल भी कोई नहीं जानता, लेकिन वो ये चीज कर रहे हैं देश के लिए। ये न्यूज देखते ही विवेक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके चेहरे पर गर्व चमक रहा था। तभी विवेक के फोन पर एक मैसेज आया। इट इज जस्ट बिगनिंग।